वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई पर। कल रात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कुछ इंकशाफात किए गए चीनी और गंदम स्कैंडल से मुतल्लिक, उसका हवाला और कल जो काबीना इजलास में डिस्कशन हुई उन दोनों को हम सूरत हाल को अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे। जनाब, महंगाई का इदराक वज़ीर आज़म इमरान खान को, उनकी काबीना को है। बढ़ती महंगाई के ऊपर रोज़ इजलास हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें बड़ी मुफस्सिल इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और कुछ वजूहात का तयन किया गया वज़रा की जानिब से कि क्या वजह है बढ़ती हुई महंगाई की और उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। और वज़रा का मौक़िफ़ ये है कि ब्यूरोक्रेसी मसाइल का हल नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और मसाइल हल नहीं हो रहे। दूसरी जानिब कल टीम जो है प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा की, उसने कुछ इंकशाफात किए हैं, उनको ज़रा आपके सामने रखते हैं। ये तो हम सबको पता है कि चीनी और गंदम के जो मामलात हैं उस पर बड़ी तवज्जो दे रही है हुकूमत और कहती भी है कि इन मसाइल को हम हल करेंगे। लेकिन जो कल शाहजेब खानजादा साहब ने हमारे सामने स्टैट्स रखे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, उसके मुताबिक मजमूई तौर पर चीनी और गंदम दोनों में जो डिसीजंस नहीं बर वक्त लिए गए, जो गलत फैसले लिए गए और जो फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ या देर से हुआ, उसकी वजह से अवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जनाब, ये क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत को इदराक होने के बावजूद, उनको पता होने के बावजूद कि कहाँ पर फ्लॉज हैं कहाँ पर नहीं है, उनके मुताबिक मसाइल हल नहीं है। अपने तजियाकारों से ये पूछेंगे। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इल्ज़ाम डाला जा रहा है, ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि मसाइल के हल में रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, क्या ये जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डालना दुरुस्त है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं इस गुफ्तगू का। क्या आपको लगता है वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहना कि महंगाई बढ़ रही है या सही तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे है, सही है? मैडम शेख, ब्यूरोक्रेसी दूध की धुली नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ड्यूल नेशनल ब्यूरोक्रेट्स, एंगलिंग वाले ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल जमातों के मेरे और आपके, ये मेरा अफसर वो तेरा अफसर, वो भी सारा कुछ है। और जो ब्यूरोक्रेट्स जो इस तब्दीली सरकार के रवैये से और इनके एटीट्यूड से तंग भी हैं और उस हवाले से भी, और फिर नैब के हवाले, नैब भी एक एक फैक्टर है कि काम ही कोई नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये बाई नहीं करता कि ब्यूरोक्रेसी सब चीज़ों की है, इस वजह ब्यूरोक्रेसी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैडम शेख, 13 नोटिस लिए वज़ीर आज़म ने महंगाई पर, क्या बना? क्या ब्यूरोक्रेट्स ने रोका कि वो 13 नोटिस का कोई जवाब नहीं होना चाहिए? मेरी रातों की नींद उड़ गई, मेरी अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। 13 काबीना इजलासों में महंगाई हुई, क्या ब्यूरोक्रेट्स ने रोका हुआ था? कभी नदीम अफजल चंद बोल पड़ते हैं, कभी शेख रशीद फट पड़ते हैं, कभी फवाद चौधरी, फैसल वाडा, शीरी मिजारी शिकायतों के अंबार लगा देते हैं, कभी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी महंगाई का रोना रोते हैं। एंड रिजल्ट क्या निकला? क्या महंगाई कम हो गई? माना मैडम शेख, ये महंगाई, ये सारा कुछ, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। माना इनकी नीयत ठीक है, माना इनको इदराक है, लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि हमारी कैपेबिलिटीज के इश्यूज हैं, कैपेसिटीज के इश्यूज हैं, हम बर वक्त फैसले नहीं कर पाते, हम जजा सजा नहीं दे पाते, हम राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं कर पाते। अच्छा मैडम शेख, जो तंबाकू वाला माफिया था वो जब फायदा उठा गया तो क्या ब्यूरोक्रेट्स ने रोका था कि उनको ना पकड़ें? अद्वियात वाले माफिया ने जब लूट मार की थी तो ब्यूरोक्रेट्स ने रोका था कि आप उनको ना पकड़ें? पेट्रोल वाले माफिया ने जब दिहाड़ियां लगाई तो ब्यूरोक्रेट्स ने रोका था कि इनको ना पकड़ें? आटा, गंदम, चीनी, सिर्फ 2 अशिया, जैसे आप बता रहे हैं, सिर्फ 2 अशिया 404 अरब, 2 अशिया 404 अरब का इजाफी बोझ, ये सारा ब्यूरोक्रेट का कसूर है। जरा बताइए, अगर ब्यूरोक्रेसी, मान लिया अगर ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती तो ये नाअहली किसकी है? अगर ब्यूरोक्रेसी आपके मुखालफिन से मिली हुई है तो ये नाअहली किसकी है? अगर ब्यूरोक्रेसी आपसे गलत फैसले करवाती है तो ये नाअहली किस लिए? मैडम शेख, आप बड़ी स्माइल दे रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, चलो ठीक है। अच्छा, अगर ब्यूरोक्रेसी आपके फैसलों पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाती तो ये नाअहली किसकी है? आप 6 बार ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील कर चुके हैं, 6 बार।
पंजाब चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत है 6 महीने, पंजाब आईजी की औसत मुद्दत मुलाजमत है 4 महीने, फूड सेक्रेटरी दर्जन मरतबा बदले जा चुके हैं, 4 बार गंदम बहरान पर काबू पाने का मौका मिला, नाकामी हुई। आपको पता है कल कैबिनेट काबीना में वजीर आजम ने बताया, इमरान खान साहब ने, कि मैंने 11 खत लिखे कि गंदम का बहरान आ रहा है, इस पर काबू पाया जाए, और किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो वजीर आजम, वो इमरान खान जो जब टीम ग्राउंड में आते थे, थोड़ा सा उनकी आंखों में गुस्सा आता था, पूरी टीम कांपने लग जाती थी। 11 खत लिखे, 11 खत। अच्छा, और वफाकी काबीना को यह भी मैं बता चुका हूं कि गलत अदाद शुमार वाली ब्रीफिंग्स दी गई। वफाक सूबों को पता ही नहीं था गंदम कितनी है, चीनी कितनी है, जरूरत कितनी है, कम कितनी है, ज्यादा कितनी है। 1 साल पहले गंदम सरपरस्त थी, एक्सपोर्ट हो रही थी। 1 साल बाद गंदम की किल्लत पैदा हो गई, इंपोर्ट हो रही है। 1 साल पहले चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, 1 साल बाद चीनी इंपोर्ट हो रही है। अब मैडम शेख, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को एक तरफ रखें, आपकी सियासी टीम नाअहल है, आपकी मुआशी टीम नाअहल है, आपके मशीर नालायक हैं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है, जजा सजा नहीं है। कभी ठंडे दिल से बैठें और परवेज इलाही से पूछें। बड़े अच्छे आज आपने पॉइंट्स शरीफ को रिप्लेस किया था उन्होंने। शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया था, शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया चौधरी परवेज इलाही ने, और उसी ब्यूरोक्रेसी टीम के साथ काम किया और कमाल का काम किया। कभी पूछें कैसे कर लिया। अब बात यह है कि 3 माह टेंडरिंग होती रहे अगर गंदम की, और दूसरी बात यह है कि बैरी अमूर के वजीर बताएं कि गंदम आ नहीं रही, आ गई है। और दूसरी बात यह कि अब आपको जो $230 फी टन रेट था आलमी मार्केट में, वो $292 फी टन पहुंच जाए, तो ये किसका कसूर है मैडम शेख? इमरान खान साहब से कहना यह है कि प्लीज ये 27 महीने हो गए, अब ये कोई नहीं मानेगा। सारी कामयाबी आपकी, सारी नाकामी आपकी, सारी कामयाबी आपकी है, सारी नाकामी आपकी है, ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आपने जो अहम सवालात उठाए ना, उनको मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ। शहजाद इकबाल साहब, बड़ी अच्छे नुकात उठाए हैं भट्टी साहब ने मुख्तलिफ पैराओं से इसके ऊपर। जरा इस इशू को ले लेते हैं कि जी, अगर ब्यूरोक्रेसी ने गलत आदाद शुमार दिए तो चेक इन बैलेंस किसका काम था? जब हम कहते हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं डिसीजन मेकर्स के अंदर, तो उस इशू का हल क्या है? देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमारे कुलीग शाहजेब खानजादा को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी एक एक्सटेंसिव रिसर्च करके ये फिगर पर पहुंचे हैं कि कितना नुकसान जो है नेशनल एक्सचेकर को हुआ है और कितना नुकसान पब्लिक को हुआ है, यानी कि कितना इजाफा पैसा पब्लिक की जेब से निकाला है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने ही आदादो शुमारे हुकूमत के जो उन्होंने दिए हैं, चाहे वो अफराते ज़र के नंबर हो या जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने नंबर्स दिए हों। पहले मैं आपके सवाल पर आ जाता हूं, फिर इस वक्त जो तनकीद हो रही है कुछ वज़रा की जानिब से या जो मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम की, उनकी जानिब से। देखें, ब्यूरोक्रेसी का तो आप हाल ये देख लीजिए कि जो रिपोर्ट थी शुगर कमीशन की, उसमें जब ये बहस हो रही थी कि क्या शुगर एक्सपोर्ट करनी है या नहीं करनी है, तो उस वक्त जो फूड सेक्रेटरी थे ना, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी एक्सेस में नहीं होगी शुगर, लिहाजा आप एक्सपोर्ट ना करें। तो वहां पे तो फूड सेक्रेटरी ने आपको मशवरा दिया था, आपने उस मशवरे पे अमल दरामद नहीं किया, तो फिर उसमें ब्यूरोक्रेट को आप कैसे जो है जिम्मेदार ठहराएंगे? इसी तरीके से जो वीट कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें आप पढ़ लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में जो चेंजेस किए गए, जो फूड सेक्रेटरी को, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को चेंज किया गया, बार बार चेंज किया गया, उस वक्त चेंज किया गया जब वीट प्रोक्योरमेंट का वक्त था। तो वहां पर आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे ब्लेम करेंगे? ये तो सारी जिम्मेदारी आपकी थी। ये तो वजीर आला पंजाब ने उस वक्त चेंजेस की थी, जिसकी निशानदेही हुकूमत की अपनी बनाई हुई कमीशन रिपोर्ट में है कि गलत वक्त पर गलत तब्दीलियां की गई, जिससे मुतासिर हुआ सारा प्रोसेस जो था प्रोक्योरमेंट का। तो मुझे नहीं समझ आता इसमें आप कैसे ब्लेम करेंगे। अब ये जो बात की जा रही है, देखें, अब जब ये प्रोग्राम कल हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना वायरस था इसलिए हम जो है इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और जब जैसे ही कोरोना वायरस के हालात बेहतर हुए, तिजारत शुरू हुई दुनिया में और हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो कि हमाद अज़ीज़ साहब ने कुछ अरसे पहले अपने ट्विटर पे शेयर की थी, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जॉर्डन, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारी तरह नहीं गंदम इंपोर्ट प्रोड्यूस करते, तो उनको तो ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी सारी इंपोर्ट पर होती है। उन्होंने कोरोना के दौरान ही
17 महीने की सप्लाईज जो है वो इकट्ठा करके रखना शुरू कर दी थी, यानी कि वो तिजारत कर पा रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे। इजिप्ट ने अप्रैल के बाद से जो है इंपोर्ट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको भी खदशा था, जैसे बाकी ममालिक को खदशा था कि शायद आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। तो ये वो ममालिक हैं, ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, हमारी तरह के ममालिक है, और इन लोगों ने बर वक्त फैसला किया, बर वक्त इंपोर्ट करना शुरू कर दी। हमने क्या किया, हमने जब ताखीर की तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है कीमत बढ़ती गई। जुलाई तक कंट्रोल में थी कीमतें वीट की, और जुलाई ऑनवर्ड्स प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अगर हम अप्रैल में करने की बजाय अगस्त में करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस में फर्क आएगा, जिसका हिट पाकिस्तान की हुकूमत को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आप ज्यादा देंगे, फिर आप उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे अगर जरूरत है उसकी, और अवाम भी ऑब्वियसली जब महंगी आएगी गंदम, तो अवाम से जब आटा खरीदेगी अवाम, तो जेब से ज्यादा पैसे निकलेगा। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वजीर आजम ने पिछले हफ्ते, ये डॉन की खबर है, आप निकाल के देख लीजिए, पिछले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में ये बहस हुई थी, और वजीर आजम ने उस वक्त ये कहा था कि अगर हम वक्त पर इंपोर्ट करते तो शायद अवाम को इतना नुकसान ना होता, आटे की शॉर्टेज ना होती और कीमत में इजाफा ना होता। ये खबर निकाल के देख लीजिए, वही जिसमें सर पकड़ के बैठ गए थे। जी जी, और उसमें हफीज शेख साहब ने एक और रीजन बताया था। हफीज शेख साहब ने कहा हम वक्त पर इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो घबराए हुए थे नैब से, इसीलिए वो फाइल नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं शहबाज गिल साहब के कोरोना की वजह से जो है हम इंपोर्ट नहीं कर सके। लेकिन आप ये बात देखिए कि वजीर आजम ने उस दिन क्या कहा था। वजीर आजम ने कहा था कि अप्रैल में मैंने कह दिया था कि शॉर्टेज होगी, जो हमें आदाद शुमार बताए गए, लेकिन बर वक्त इंपोर्ट नहीं हुई। तो वो खुद तस्लीम वो बता रहे हैं कि हम बर वक्त नहीं कर सके इंपोर्ट। तो कोई उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि कोरोना की वजह से नहीं हुई या नैब फलाना, सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, अगर ब्यूरोक्रेट्स आपके अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके मातहत है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। और मैंने तो आपको मिसालें दी हैं जहां पे ब्यूरोक्रेट्स की गलती नहीं थी, सियासतदानों की, हुक्मरानों की गलती थी कि उन्होंने गलत वक्त पे गलत फैसले किए। इसी तरीके से हमाद अजहर साहब ने जो ग्राफ शेयर किया है उसमें वो बता रहे हैं कि देखिए आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड कमोडिटीज है उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई है कोरोना की वजह से। जनाब, जुलाई तक कीमतें नीचे आ रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन फिर भी बरकरार थी और हमारे खत्ते में सबसे ज्यादा थी, और ना सिर्फ फूड इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन भी ज्यादा थी। ये कीमतें तो जुलाई ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू हुई हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे वजीर आजम खुद कह रहे हैं अप्रैल में, तो शायद हम कुछ पैसे बचाने में कामयाब हो जाते, ना हमारे हुकूमत को नुकसान होता, एक्सचेकर को नुकसान होता, ना आवाम की जेब से पैसा निकलता। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अलीना मैं आपको बता दूं, हुकूमत की अपनी ये रिपोर्ट हमने नहीं बनाई है, हमें कोई इस पे इल्जाम ना लगाए। अपनी रिपोर्ट कहती है शुगर कमीशन की कि तकरीबन 57 या 56 रुपीस में एक्स मिल कॉस्ट आनी चाहिए, यानी कि जब आप मुकम्मल कर लें सारे टैक्सेस वगैरह तो एक्स मिल कॉस्ट ही आनी चाहिए, और आवाम में 63 रुपीस की बिकनी चाहिए शुगर। ये कमीशन की अपनी रिपोर्ट ने कहा है, और आज कीमत देख लीजिए 100-115 है। और वजीर आजम ने भी ये कहा है जो शुगर हमने इंपोर्ट की है उसके बाद कीमत कम होकर 85 रुपए आ जाएगी। तो यानी कि 85 रुपए भी 22 रुपए ज्यादा होगा उस नंबर से, उस कीमत से जो कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आवाम को 63 रुपीस में दस्तयाब होनी चाहिए। तो बताइए कि हम क्या करें इसमें किस ब्यूरोक्रेट की गलती है? ये तो हुकूमत ने एक्शन लेने हैं। फेलियर सादा सा है, फेलियर ये है कि हुकूमत जो बात कहती है कि हमने इंपोर्ट करना है, बर वक्त वो फैसले नहीं होते, फैसलों की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इसकी जिम्मेदारी किसी और पे ना डालें, हुकूमत को लेने की जरूरत है। और वजीर आजम अगर ये निशानदेही करते हैं कि मैंने अप्रैल में कहा था और अब तक इंपोर्ट नहीं हुई है, अगस्त में जाके इंपोर्ट हुई है, तो अब वजीर आजम की जिम्मेदारी बनती है कि वो एहतसाब करें उन लोगों को। हसन निसार साहब से पूछते हैं, हसन निसार साहब क्या समझते हैं आप, क्यों टाइमली डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, और अगर लिए भी जाते हैं तो उनको अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा उनके ऊपर? अपने सवाल पे रहें भाई, जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डालना कौन दुरुस्त है। देखें, बड़ी मज़ेदार और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है शहजाद साहब ने भी और भट्टी साहब ने। लॉजिकल है, बड़ी स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, लेकिन ये मुल्क किसी लॉजिक पे ना चल रहा है, ना दूर तक चलता दिखाई देता है। सो मेरे नज़दीक, आपने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब सुने, मेरे नज़दीक ना हुकूमत ज़िम्मेदार है, ना कारोबारी ज़िम्मेदार हैं जो बेज़मीर समझे जाते हैं, शायद हों भी, ना ब्यूरोक्रेसी, ना मंडी, ना दुकानदार। इस मुल्क में 73 साल से मैं थक थका के इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अवाम ज़िम्मेदार हैं। ये इतने अहमक हैं कि अब तक इनको समझ नहीं आई, पेट लगाए फिरते हैं साथ, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा,
रहने को छत मांगते हैं, ऊपर से बच्चे पे बच्चा, उस पर भी चेक करने वाला कोई नहीं। कब से चीख रहा हूँ मैं, प्राइमरी एजुकेशन और पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ना ये बाज आते हैं ना वो बाज आते हैं। सुभान अल्लाह, अक्सर बीमार हो जाते हैं। बच्चे बुच्चे पढ़ाने का भी सिलसिला कुछ सालों से कुछ ज़्यादा जोर पकड़ गया है। उसके बाद ये मरमरा भी जाते हैं, रिश्तेदार खुद मरमरा गए, वो कफन दफन ये वो सारा। सो बुनियादी तौर पे ये कसूरवार बेसिकली इस मुल्क के अवाम है। बाकी सारे पवित्र हैं, पाकीज़ा हैं, इनकलाबी हैं, तब्दीलियों के अलमबरदार हैं। ये सिर्फ अवाम, ये अगर इतने गए गुजरे ना होते तो हालात इतने गए गुजरे ना होते। मेरा तो कंसिडर्ड ओपिनियन है, बस बाकी आपकी मर्जी है। मज़ा मुझे आया है शहजाद साहब और भट्टी साहब की गुफ्तगू का, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। ठीक है, तो मज़हर पेट अब्बास टूट उतार के एक तरफ रख दें, आपसे बच्चे यही जन्ना बंद कर दें। जी। हाँ, जी। सर वैसे माजरत के साथ आप कई दफ़ा ये भी मिसाल देते हैं कि हमारी आवाम भेड़ बकरी हैं, भेड़ बकरियों को चराने के लिए सही राह में करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। फिर ये खुद ही से तो डायरेक्शन नहीं लेंगी ना। मैं हूँ ये भेड़ बकरियां भी नहीं हैं, उनकी भी ऊन किसी काम आती है, वो दूध देती हैं, वो गोश्त देती हैं, ये क्या देते हैं? ये धरती के बोझ हैं, इनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बस चलें, बात तकलीफ दे है लेकिन बात यही है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी राय चाहेंगे। जिस तरह हमने पहले भी कहा, यहाँ पर भट्टी साहब ने भी अपनी राय दी, कहा कि एक राय ये है, हुकूमत भी ये कहती है जी ब्यूरोक्रेसी में सियासत बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुकी है और पॉलिटिकल एफिलिएशंस या वो अफसरान जो जरदारियों ने या शरीफों ने भर्ती की है उनकी एफिलिएशन उनके साथ है। दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है, ख़ास तौर पे जो कल शाहजेब खानज़ादा की रिपोर्ट या इंकशाफ हुए उसमें, कि हुकूमत अमल दरामद नहीं, मौजूदा हुकूमत अमल दरामद नहीं सही तरह से करवा पाई। तो क्या आप इसको सियासी वाबस्तगी ही आपको लगता है इसकी जड़ है या वजह है, या फिर हुकूमत की रेट क्यों नहीं है, क्या आपको नज़र आता है? देखिए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? ये जो सूरत हाल है, ये समझ लें कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी ये पहचान लेते हैं कि ये फलां वजीर, वजीर आजम, वजीर आला, इसको रूल्स एंड बिजनेस का पता है या नहीं पता, ये काम करवाना चाहता है, काम करना चाहता है या माल बनाना चाहता है। वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। और वो रीड किस तरह करते हैं? वो जब फाइल कोई भेजते हैं तो उस पर अगर कोई नोट नहीं लिखा हुआ होता तो उनको अंदाजा हो जाता है कि इसको रूल्स एंड बिजनेस का नहीं ज्यादा इल्म, वरना वो कम से कम 2 या 3 सवाल जरूर करेगा मुझसे। वो बहुत जल्दी अंदाजा कर लेते हैं कि इनको हैंडल करने का क्या तरीकाकार है। सिंध के एक वजीर आला थे, वो वजीर आला बने, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट की मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक वाज़ेह बात कर दी कि जी कोई काम कानूनी हो या गैर कानूनी, अगर मैं कहूँगा तो वो काम होना है। अब अगर किसी को इतराज है तो बता दें। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जी जो रूल्स एंड बिजनेस के मुताबिक होगा मैं वो काम करूंगा। उस ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर कर दिया गया सिंध से इस्लामाबाद। इसी तरीके से और लोग आते रहे, बहुत से काबिल लोग भी आते रहे, लेकिन जो काबिल लोग आए उनकी काबिलियत का भी उस ब्यूरोक्रेट को अंदाजा हो जाता था कि ये काबिल तो है, ये चीजें समझता तो है, लेकिन इसका मसला कमीशन बनाना है, लिहाजा वो उसी तरीके से काम करते थे। तो हुकूमत किस लिए जिम्मेदार होती है और लोग इसलिए जिम्मेदार नहीं होते कि लीडर को ही तो लीड करना होता है, वही तो चीजों को बेहतर बनाता है, वही तो अवाम के अंदर वो शऊर लेकर आता है, उसी का तो ये सारा काम होता है। नौकरशाही बनाना और उनको चलाने का काम तो हुकूमत का ही होता है। अब अगर आज वजीर चीख रहे हैं तो मुझे बताएं कि 2-2.5 साल में आपने इस ब्यूरोक्रेसी को कितना रीशफल किया, कितना फारिग किया। जिन लोगों के बारे में अगर आप कन्विंस हैं कि ये लोग रूल्स एंड बिजनेस के मुताबिक काम नहीं कर रहे, कुछ फहरिस्त तो बताएं कि हमने अपने ब्यूरोक्रेट, अब एक करप्ट आदमी को एक जगह से हटा के अगर आप दूसरी जगह पोस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कि उसने यहाँ भी करप्शन की है, वहां भी करप्शन करेगा।
تو یہ ایکسکیوز نہیں بنتا گورنمنٹ کا کہ بیوروکریٹ ذمہ دار ہیں. بیوروکریٹ کو صحیح طریقے سے چلانا، حکومت سازی کرنا، حکومت کرنا، یہ جو بھی سیاسی حکومتیں ہیں تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، سیاسی حکومتیں نہیں ہیں تو جو بھی حکومت ہے اس کا کام ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹیبل کون ہوتا ہے؟ اکاؤنٹیبل بیوروکریٹ نہیں ہوتا، اکاؤنٹیبل پولیٹیشین ہوتا ہے. اکاؤنٹیبل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وزیر ہوتے ہیں اکاؤنٹیبل. لہذا اگر آج ناکامی ہو رہی ہے، اگر آج انتظامیہ آپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری آپ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں فیصلے کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ کو گھمانا چاہتا ہے وہ گھما دیتا ہے، جس طریقے سے آپ کو جس طرح سمت آپ کو لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے. ورنہ اگر یہی گندم، چینی، پیٹرول، یہ جو بحران آئے تھے، اگر آپ ایگزامپل سیٹ دیتے، اگر آپ 15-20 بیوروکریٹ کو بالکل فارغ کر دیتے، ان کے اوپر سیریس چارج، لیکن آپ کا مقصد کیا تھا اس بیوروکریٹ کو بھی پتا تھا. آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے رہیں. آپ نے اس کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا جو سب کو گھماتا ہے. وہ ان کو گھما رہا تھا، آج وہ آپ کو گھما رہا ہے. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی حکومت کی ڈائریکشن سیٹ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. بیوروکریسی کو، کیونکہ بیوروکریسی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو چیف سیکرٹری جو ہے مزید صاحب مجھے تھوڑا سا جلدی سے بتا دیجیے گا، آپ کو اس انکمپیٹنسی کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیا ایکسپیرینس کا نہ ہونا یا پھر ایکسپرٹیز کا نہ ہونا؟ وزیر اعظم تو اپنی ٹیم مینجمنٹ کے لیے بڑے مشہور ہیں، تو پھر کیوں نہیں یہ چیزیں ہو پا رہی ہیں؟ فرام علینا تقرری سے لے کے پوسٹنگ تک، یہ بنیادی طور پہ جب سیاست زدہ ہو جائے، سیاسی مسئلے کی بنیاد پہ آپ کسی آئی جی، کسی چیف سیکرٹری، کسی سیکرٹری کو جب ٹرانسفر کریں، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری سیاسی وابستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ اب میرٹ کا سسٹم نہیں رہا. اب اگر آپ ایک حکومت آ رہی ہے، دوسری حکومت جا رہی ہے، تو وہ بہت جلدی اپنی وفاداری تبدیل کر لیتا ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے ایک نیچرل پروسیس میں آگے نہیں آئے گی. اس کو ہم جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں گے، وہ میرا کام کرے گا تو میں اسے اچھی پوسٹنگ دوں گا. یہ ذہن جب بن جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پراگندہ کر دیا پورے سسٹم کو. اس لیے انکمپیٹنسی بھی موجود ہے، نااہلی بھی موجود ہے، اور پورے سسٹم کولیپس بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے پورے سسٹم کو انتہائی گندی سیاست کی نظر کر دیا. جی ٹھیک ہے. منیب فاروق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے ان لائٹ آف مظہر عباس صاحب تجزیہ، آپ کو کیا لگتا ہے جو باٹل نیکس موجود تھیں، اگر حکومت کو ادراک تھا ان چیزوں کا، تو کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا تھا ان چیزوں کو سفٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب نے بہت تفصیل سے بات کر لی ہے، اور شہزاد صاحب نے تو کافی جو اس رپورٹ کے اندر بھی ڈیٹیلز تھیں، اور جو بلومبرگ کا جو حماد صاحب نے کیا ہوا تھا رپورٹ، اس کے بارے میں بھی کافی بتایا ہے. اور جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی یا بعد میں جو فورینزک رپورٹ تھی، اس پہ سوال موجود تھے لیکن کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی. ایکچولی میں ساری چیز کو یہ تو ٹھیک ہے، میرا جواب آپ بالکل نہیں میں لکھیے، بیوروکریسی پہ آپ نہیں ڈال سکتے. میں مظہر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اگر آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں، حسن صاحب کو پسند آئے گا، اگر آپ خود نکمے اور نٹھلے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، آپ کسی اور کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ اب اس کو اگر آئی ایم شور شہزاد نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہاؤس آف کارڈز، اس میں ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک سینٹنس کہا جاتا ہے کہ یو آر اے پریٹینڈر بٹ if you get elected you will turn from a pretender to a fraud. اب اگر اس کو غور کریں، پریٹینڈر کون ہوتا ہے؟ پریٹینڈر وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ تاثر یہ دیتا ہے کہ بھئی نہ میرے تو چنگا کوئی ہے، نہ میرے تو سیاڑا کوئی ہے، میں تو ایسی تیسی پھیر دوں گا اور میں کمال آدمی ہوں. لیکن فراڈ کیا ہوتا ہے؟ فراڈ یہ ہوتا ہے جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں تو میں اپنے کام کی بات سنوں گا اور باقی نہ کان پہ انگلی رکھ دوں گا. اسے ہم کہتے ہیں سلیکٹیو ڈسٹورشن. میں وہ ڈسٹارٹ کر دوں گا چیز، جو مجھے اچھی لگے گی میں وہ سنوں گا، جو مجھے بری لگے گی میں وہ نہیں سنوں گا. اب
اس حکومت کے 2.5 سالوں میں یہ رپورٹیں، یہ سارا کچھ، یہ 404 ارب روپیہ، امیجن کریں یہی 404 ارب پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے دور میں یہی سب کچھ ایک رپورٹ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آتی، اور اب تک کوئی 2.25 درجن کے پریس کانفرنسز عمران خان صاحب اور ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ کر چکے ہوتے کہ لٹے گئے پٹے گئے یار، 4 ارب سے زیادہ کا انہوں نے 4 کھرب جو ہے وہ انہوں نے لوٹ کھایا ہے یا ان کی نااہلی سے ہو گیا، ان کا تو رائٹ ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ اب دیکھیے یہ میں پھر بری لگ جاتی ہے بات، یہ فراڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کی انکمپٹنس ہے وہ آج بھی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی آپ ان کو کہتے ہیں چلو یہ خیر ہے یار انہوں ذرا سائڈ پہ کر دو، آپ ان کو کنڈون کری جا رہے ہیں۔ What else is a fraud? What else is selective distortion? اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کا لٹ لے کے کسی کا سر پھاڑیں گے؟ No. This is how you protect and patronize your people. And this is what exactly you are doing. If you go through the reports, آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، وہ شوگر انکوائری رپورٹ کو پڑھ لیں، اس کے اوپر اگر کسی میں کوئی ذرا سی بھی کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہو تو واقعی لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ یار ہم نے اتنی بڑی جھک ماری ہے، ہمیں ویسے ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے۔ نہیں، ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے مذاق کریں گے، ٹھٹھے اڑائیں گے، فلانا چور فلانا، او بھائی وہ ہوں گے چور کرپٹ ڈکیت جو بھی ہوں گے، آپ کتنے سیانے ہیں اور آپ کتنے نیک ہیں؟ دی آنسر از کہ نہ صرف آپ انکمپٹنٹ ہیں، آپ کیلس ہیں، اور آپ کی جو یہ کیلس ایٹیٹیوڈ ہے یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان دیز 2.5 years، another 2.5 years ڈاؤن دا لائن۔ اگر آپ نے اس مہنگائی کو، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کیسے آپ کریں گے، اگر آپ نے اس کو ٹیم کر دیا پھر تو آپ کی بچت ہو جائے گی، لیکن نہیں تو آپ کی حالت بھی پیپلز پارٹی کی طرح ہوگی۔ جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی اور جب 13 میں الیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کو لوگوں نے الیکٹورلی رپ آف کر دیا تھا، اسی طرح اس حکومت کا حال ہوگا اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا۔ لیکن یہ جو فراڈ والی بات ہے، آئی اسٹک ٹو مائی پوائنٹ، جب آپ کنڈون کرتے ہیں اپنے لوگوں کی چوری کو، اپنے لوگوں کے فراڈ کو، اپنے لوگوں کی 2 نمبری کو، دیٹ از اے فراڈ۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ہمارے تمام اینالسٹ حسن نثار صاحب کو چھوڑ کے خیر ایک آیا جی، ان کو لگتا ہے کہ بیوروکریسی کے اوپر پورا الزام ڈالنا صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک الگ طرف ڈیبیٹ کو لے کے گئے، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ بیوروکریسی پہ چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا تھا؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کے ساتھ آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ جب ہم نے کچھ دنوں پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے، معاملہ اٹھایا بھی تھا کہ کس طرح سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں معاملات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اینالسٹ نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ شاید ان کو خدشہ ہے کہ بند گلی کی طرف نہ جا رہے ہوں یہ حالات، تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں حکومتی، نہ صرف عہدیداروں کی طرف سے بلکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی۔ کچھ روز پہلے فواد چودھری اور رانا ثناء اللہ نے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں بلکہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اسی بات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کے مابین مذاکرات کی بہت ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ آج ہم اپنے اینالسٹ سے یہی پوچھیں گے کہ کیا اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ ممکن ہے، ہاں یا نہیں، اور مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے۔ منیف فاروق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن حکومت مختلف پولز پر نظر آ رہی ہے، کیا مل بیٹھنے کے لیے اداروں کے درمیان میں انوالو کریں مختلف فورمز پہ، کیا تجویز دیتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ کانسیپٹ تو خیر برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اداروں کے درمیان اور ایون سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی بات ہونی چاہیے، ریزرویشنز ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ایڈریس ہونی چاہیے، لیکن میرے اوپینین کے مطابق اگر یہ سوچ کر آپ کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی جلسوں کے اندر جو ایک ادارہ ہے اس کے چیف کو، اس کے اور جو عہدیداران ہیں ان کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے فرام دا ریسٹ آف دا ملٹری، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ آپ نیم کالنگ کریں گے، پھر آپ سمجھیں گے کہ جو ڈائیلاگ ہے وہ بڑے مثبت انداز میں ہو سکے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ دیکھیے وہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا، جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب مرحوم، وہ بڑی اچھی بات، وہ پٹواری میں بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے، چیف کسی کا نہیں ہوتا، چیف صرف فوج کا ہوتا ہے اور فوج چیف کی ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ یہ تاثر ذہن میں رکھے کہ نہیں ذرا ہم کیونکہ جی ہمارے گریوینسز ہیں فوج کی لیڈرشپ سے، تو لیڈرشپ کو علیحدہ کر دیں اور باقی فوج کو علیحدہ کر دیں، اگر یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے ماحول کو بہتر بنائیے. ٹھیک ہے, بہت سے مسائل ہیں, بہت سے معاملات ہیں, جینوئن گریوینسز بھی ہیں جو سیاسی جماعتوں کی, اپوزیشن کی, لیکن اس طرح سے لڑ کے لوگوں کو تماشا دکھا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ کہہ کے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ اگر کسی کی سوچ ہے کہ کسی کو بیک فٹ پہ ڈال کے اور نام لے کے اور شور شرابہ کر کے آپ یہ ڈائلاگ سکسیسفل بنا سکتے ہیں, تو یہ بڑی غلط اپروچ ہے, بیک فائر کرے گی. ٹھیک ہے, حسن نثار صاحب. دیکھیں علینا, میرا تو معاملہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور آج آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات نہیں کر رہا. 27-28 سال ہو گئے مجھے کالمز لکھتے ہوئے. ڈے ون سے میں اسمبلیوں کو استبلیاں لکھتا رہا ہوں. استبل کیا ہوتا ہے؟ یا گھوڑے بندھے ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ سیاستدان نہیں, فارچون ہنٹرز ہیں. آپ آب زمزم کا یا آب حیات کا گندے پانی کی بوٹل پہ خوبصورت لیبل لگا کے مجھے دو گے, اور اگر مجھے پتا ہوگا تو میں تو یہی بکوں گا کہ بھائی مجھے ڈونٹ ٹرائی ٹو چیٹ می. شیم ڈیموکریسی, فضول کاروبار. چند پجاری ہوتے ہیں, ایک دیوتا یا دیوی ہوتی ہے. یہ وقات ہے 73 سال میں آپ کی, آپ کے سامنے ہے. پھر بڑا حوصلہ ہے ہماری دانش, میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, ننگا چٹا سچ دیکھنے کے باوجود مسلسل. اور یہ جمہوریت, اس کو جمہوریت کہنا, ان کو پولیٹیکل پارٹیز کہنا, کمال ہے یار. نانا تھے, پھر صاحبزادی آ گئی, آگے نواسا ہے, شادی ہونے, اگلا چیئرمین 1.5 سال میں تیار ہو جائے گا, بلاول کی شادی ہونے دے. یہ کیا ہے؟ اتنا سیریس ہو کہ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہو جیسے واقعی یہ پولیٹیشنز ہیں اور وہ بیٹھیں گے اور کوئی ڈائلاگ ہوگا. کیا نکلا ہے 73 سال میں؟ کھوتی بورڈ تھلے, سال 2 سال چکر کاٹ کے 4 سال آ جاتی ہے. وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو منیر ریاضی نے کہا تھا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. باقی شغل میلہ ہے, لگائے رکھو, مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں. بے بنیاد سوال ہے, ان چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کو ہو جائے کوئی 1500 سال بعد تو آپ کو اللہ عمر دے, آپ دیکھ لینا, تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں, اور ہونا بھی کچھ نہیں. اچھا, یہ کہہ رہا ہوں میں چند سال, کچھ نہیں ہونا. یہ لاک ہو گیا ہے سارا کچھ, جیم ہو گیا ہے. جتنی مرضی باندر پٹیاں کر لو, یہ اس طرح نہیں ٹھیک ہونا. اس کو ڈیمالش کرو, اس عمارت کو. یہ نہیں ہونا. بہت کچھ کھا گئی ہے اور کھا جائے گی اس سسٹم کا. 2 سال بعد آزاد ہوئے, آبادی ہم سے زیادہ, ہم سے بدتر لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں, آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ. دیجئے, پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ تجویز کے لیے اور پروگرام رکھو. تجویز نہیں, تجویز بڑی, او بھائی یہ بات کی بات ہے نا, اس کے لیے کوئی علیحدہ پروگرام رکھ لیں. چائنا بننا چاہ رہے ہو, بالکل صحیح, آپ کی ایک رائے ہے, ہم اس نظام کو آگے اپنا فلوٹ گندا, کرتے ہیں. سڑا, بدبودار, غلیظ. ابھی مظہر عباس صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ بیوروکریسی کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو گند پڑا ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز, مین سٹریم جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز, رہی صحیح کا سرا پوری ہو جائے گی. تو کس مفروضے پہ بات کرتے ہو آپ؟ یہ پولیٹیشنز ہیں. او بھائی, میں پرتھوی راج ہوں, میں مغل اعظم نہیں ہوں, چاہے میری پرفارمنس کتنی بھی اچھی ہو. دلیپ کمار جتنا مرضی اچھا شہزادہ سلیم بن جائے, وہ دلیپ کمار ہے. یہ اداکاری ہو رہی ہے, بہروپی ہیں سارے, گینگسٹرز ہیں, بلیک میلرز ہیں. اس طرح ہوتی ہے ڈیموکریسی. شرم بھی نہیں آتی, ٹھوکی جا رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی رائے, اس کو ہم آگے لے کے چلتے. مظہر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ سب کچھ بے فائدہ ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلنا, جیسے ایک رائے آئی ہے ہمارے پاس, یا پھر بات ہوگی, ڈائلاگ ہوگا تو اسی طرح سے چیزیں بہتر ہوتی؟ دیکھیے علینا, بنیادی طور پہ ہمارے سیاسی رویے ہی غیر جمہوری رہے ہیں. اداروں کی مداخلت تو ہمیشہ رہی, مگر اس میں سیاستدان برابر کے ذمہ دار ہیں. لہذا کسی بھی سطح پر اداروں سے بات چیت سے پہلے سیاسی جماعتوں کو خود طے کرنا پڑے گا کہ جماعتوں میں جمہوریت کیسے لائی جائے. یہ شخصی آمریت ہیں.
आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मौलाना फजल रहमान हों, असलम यार हों या इमरान खान हों, आप मुझे बताएं कि ये साला साल से क्या अपने सियासी जमातों के इंतखाबी अमल से सदर बने हैं, चेयरमैन बने हैं? अगर ये नहीं बने तो ये लोग मुल्क में जमहूरियत कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, जब मैं खुद, मेरा रवैया ही जमहूरी नहीं। मेरी सारी कोशिश ये हो अगर कि मैं बस ताहयात चेयरमैन रहूं, मेरी सारी कोशिश ये हो कि ताहयात सदर रहूं, मेरी सारी कोशिश हो कि अगर मेरी मजलिस आमला में कोई डायरेक्टली मुझे अटैक कर रहा हो तो वो दूसरी मरतबा सेंट्रल कमेटी की शक्ल नहीं देखे, तो आप मुल्क में डेमोक्रेसी क्या आएंगे? एक छोटी सी मिसाल मैं दूं, मीसाक जमहूरियत की बहुत बात होती है, मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ी है, मुझे 73 के आइन के बाद वो सबसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट लगती है। लेकिन एक मरतबा मैंने वजीर आला सिंध से ये सवाल किया कि सिंध के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का क्यों नहीं है? उन्होंने मुझसे कहा कि जी वो उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी नहीं है। मैंने कहा पंजाब में 2013 से 2018 तक महमूद रशीद साहब रहे चेयरमैन, तो ये रवैया किसी दो सियासी जमातों का नहीं है, ये मुआहिदा ये जनरली है। लेकिन ये एक माइंडसेट है कि इक़्तिदार, आप 18वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तारी का मसला हल हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन क्या इख्तियारात निचली सतह तक गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि हमारा रवैया गैर जमहूरी है। तो हम बुनियादी तौर पे, शऊरी तौर पे हम जमहूरियत को जमहूरियत समझते ही नहीं है, हम जमहूरियत की उस डेफिनेशन पर पूरे उतरते ही नहीं हैं, और यही वजह है कि ये क्राइसिस आज तक चला आ रहा है। ठीक है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर, और ख़ास तौर पर अगर ये देखें कि ठीक है इदारों के साथ बैठ के बात करते हैं, किस तरह आप देखते हैं ये पॉसिबल हो सकेगा? पार्लियामान का इसमें किरदार क्या होगा जो अभी हम देख रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान का? अच्छा देखिए, इन प्रिंसिपल आइडिया तो बुरा नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो मसला क्या है? मसला ये होता है कि जब भी कोई सिविलियन हुकूमत आती है तो इख्तियारात की जंग होती है, और यही हर दफ़ा होता है कि हमारे डोमेन में मदाखलत थी। कभी हम देखते हैं कि जुडिशरी की तरफ से इतना एक्टिविज्म दिखाया जाता है कि कोई हुकूमत काम नहीं कर सकती, कभी इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत। तो ये हमारी सियासी तारीख है। तो अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकली डायलॉग हो सकता है जिसमें तमाम इदारे बैठ के, सियासी पार्टीज बैठ के एक बना लें दायरा कार कि किसका क्या दायरा कार है। वैसे तो आईन पाकिस्तान तो है हमारे पास जो कि सारे इख्तियारात को डिफाइन करता है, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकली उसको चॉकआउट करने की जरूरत है तो बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए। लेकिन एक दो इश्यूज हैं। एक तो जिसकी तरफ मुनीब ने भी निशानदेही की कि जिस लेवल पर इस वक्त तनकीद को ले गए हैं, जो इतनी हीट बढ़ा दी है नवाज शरीफ साहब ने इदारों के सरबराहान के हवाले से, और उनको आपने समझते हैं कि आपने उनको बैकफुट पे आप डालने में उनको कामयाब हो गए हैं, तो इसके बाद अगर आप डायलॉग करेंगे तो दूसरी पार्टी आपसे क्यों बात करना चाहेगी? मतलब वो तो तासुर ये जाएगा ना कि उनको आपने धकेला, दीवार से लगाया, और अब वो भी आ गए टेबल पे बैठ के बात करने के लिए। तो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक अरसे से बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने भी एक दो मौके पर इस तरह की बात की है, वो तो उससे पहले थी जब ये सारा हीट नहीं बढ़ी थी, तो उस वक्त तो मुमकिन नजर आता था। अब प्रैक्टिकली कैसे ये मुमकिन होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा ये कह रहे थे अब्बासी साहब के नवाज शरीफ बात करने के लिए तैयार होंगे। नवाज शरीफ साहब से इस वक्त क्यों बात की जाए? वो एक मफरूर है, पहले आए अपने आप को अदालत में अपना केस लड़े आकर। अगर वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, अदालतों ने ही रिलीफ देना है। अब वो टेबल पे बैठ के तो निगोशिएट नहीं कर सकते ना किसी के साथ कि देखिए ये दायरा कार होगा और मेरे केसेस खत्म हो गए या फलाना होगा, ये तो नहीं हो सकता। पहले आप आए यहाँ पे अदालतों के सामने सरेंडर करें अपने आप को, अपने केसेस निपटाएं। अगर आप समझते हैं कि आपको गलत तरीके से अरशद मलिक केस में, अरशद मलिक जज की वजह से आपको सजा हुई है, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, आपको बेल मिल जाएगी, आप फिर आकर बात करें जो भी आपकी वो गुजारिशात है। और दूसरा ये हमेशा उस वक्त क्यों होता है, ये ख्यालात आपको क्यों आते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं? जब आप हुकूमत में थे, और अब आप बताते हैं कि जब आप हुकूमत में थे तो कितनी ज्यादा इंटरफेरेंस, तो उस वक्त क्यों नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। बट इस आपको कमेंट भी शामिल कर लेते हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं अपने 5 साल का इक़्तिदार किसी तरह पूरा कर लूं, और अब जब आप ऑपोजिशन में आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आप ये सजेस्ट करते हैं। और ये शॉर्टकमिंग्स रही हैं, हम देखते आए हैं, हमने उसके ऊपर डिबेट भी की है बहुत ज्यादा। यहाँ पे इरशाद भट्टी साहब, जल्दी से आपका कमेंट। बड़ी मेहरबानी मैडम शेख। बात यह है कि मोहतरम काबिल एहतराम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहले
कहना है कि जश्न तो मना लें, अभी मुकम्मल जश्न मना लें, खुशियां मना लें, मिठाइयां बांट लें, लुडियां डाल लें। अभी जो आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं ना, उसके वो वीर मेरे कोड़ी चढ़ गया है जो, तो वो वीर मेरे कोड़ी चढ़िया की खुशियां मना लें। अपनी कोई अगर कोई अपनी अपनी तोपों में कोई गोला रह गया है तो वो भी फायर कर लें, कोई मिसाइल रह गया है वो भी मार लें, कुछ बाकी बचा है इस पटारी में तो वो भी निकाल के बाहर फेंक दें। अभी थोड़ा सा वक्त और कर लें। मिज़ार कायद पर जूतों समेत चढ़ाइयाँ हो चुकी हैं, फ़ौज मुजरम हो गई है, सी पैक बुराइयाँ हो गई हैं, उर्दू बुरी हो गई है, बलूचिस्तान स्लिप ऑफ टंग हो गया है कि आज़ाद रियासत होनी चाहिए, बाढ़ उखाड़ कर फेंक देनी है, कर लिया है। कलभूषण का पीडीएम जलसे में जिक्र नहीं हुआ, बलूचिस्तान में रा की मौजूदगी का जिक्र नहीं हुआ। अभी कर लें कुछ और अभी रहती हैं तो वो कर लें प्लीज़। ये जो आप करने जा रहे हैं, आप सिविलियन बालादस्ती का और इनकलाब मज़ाहमत लाने जा रहे हैं, मुकम्मल ले आएँ, फिर उसके बाद बैठें। जो बच जाएं आपके हाथों से, जो बच जाएं उनके साथ बैठ के डायलॉग करें। क्या खुदा के लिए आपने इस मुल्क को बना दिया है? कहाँ से ये बात चली थी? मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या, उधर से बात चली थी। आइन की बालादस्ती चाहिए। आइन आपको कहता है कि वापस आके अदालत में सरेंडर करें, नहीं कर रहे। मैडम शेख, इस जो सवाल का निसाबी किताबी जवाब है ना, मेरा वरना हसन निसार साहब की गुफ्तगू के बाद तो दिल नहीं करता, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम पाक भारत डायलॉग हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? और जो हमारे वजूद का दुश्मन है, शमाली कोरिया जनूबी कोरिया का डायलॉग हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका कोरिया डायलॉग हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? अमेरिकी सदर वियतनाम जाके बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तालिबान के साथ डायलॉग हो सकता है तो हमारी सियासी जमातें आपस में क्यों नहीं कर सकती? लेकिन ये डायलॉग पता है करना किस पे पड़ेगा? पाकिस्तान पर डायलॉग करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स पर डायलॉग करना पड़ेगा, अवामी रिलीफ पर डायलॉग करना पड़ेगा, इदारों की मजबूती पर डायलॉग करना पड़ेगा, बिला इम्तियाज एहतसाब पर डायलॉग करना पड़ेगा, मईशत पर डायलॉग करना पड़ेगा। अगर इस पर डायलॉग हो गया तो ये तो माइनस हो जाएंगे। इनको तो करप्शन केसेस पे डायलॉग करना चाहिए, छूट किस तरह मिलती है उस पर डायलॉग करना चाहिए, इदारे मजबूत ना हो इस पे डायलॉग करना चाहिए। ये तो एक दिन, मैं कहता हूँ एक दिन हकीकी जमहूरियत आ जाए, ये तो सारे ही हम पकड़े जाएंगे, सब अंदर हो जाएंगे। एक दिन नीली घोड़ी वे वकीला तेरी पहली पेशी यार छुट जाए, एक दिन हकीकी जमहूरियत और हकीकी आइन की बालादस्ती हो जाए, हम ए टू जी तक सब अंदर होंगे बिला इम्तियाज, कोई भी नहीं बचेगा, मेरे समेत सब अंदर। ये तो मौजें लगी हुई हैं कि कोई चीज़ असली हालत में नहीं है, मौजें लगी हुई हैं, लगे हुए जिसका जो जी चाहता है वो बिना सबूत, बिना गवाह, बिना कुछ किए वो ठोक देता है और वो चल जाता है। लेकिन भट्टी साहब, किसी को तो बल्कि सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ लचक तो दिखानी पड़ेगी। चले मैं मौलाना का बयान कोट कर लेती हूँ। अभी वो कहते हैं कि जी हम नवाज शरीफ को काबू कर लेंगे, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लेकिन आप भी तो यानी मैडम शेख इस काबिल एहतराम मौलाना साहब से मैंने पूछा, नवाज शरीफ साहब को काबू कर लेंगे मतलब क्या है? जो बेकाबू होकर वो कर चुके हैं वो कोई कम है, इस क़यामत से कम है? आपने फौज के साथ क्या कर दिया है, इसके आपके कोई एहसास ज़िया नहीं है। फौज की मरियम नवाज साहब के कमरे के लॉक जितनी भी इज्जत नहीं है, फौज की सिंध पुलिस जितना भी मोराल नहीं है। खुदा के लिए ना करें। यानी फौज आपको हम काबू कर लेंगे, शेर को काबू कर लेंगे, और जो बेकाबू होके हो चुका है उसका कोई एहसास ज़िया है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, भुगतना पड़ेगा सबको। ठीक है जी, हम अपना प्रोग्राम इसी के ऊपर कंक्लूड करते हैं। कल आपसे मुलाकात सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।